नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सीआईए ने एक अभी नई रिपोर्ट सबमिट की है कांग्रेस में। ये आ गया है, उसके ऊपर चर्चा हुआ और अखबारों में भी काफ़ी उसके बारे में छप चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो हमास की और इज़राइल के बीच में जो लड़ाई है और जो इज़राइल का ख़ास ऑब्जेक्टिव है कि हमास को हमेशा के लिए ख़त्म करना, उनका मानना ये है कि इसमें तो सालों लग सकते हैं। कि तमाम अंडरग्राउंड नेटवर्क्स हैं और ये उसमें लड़ते रहेंगे, उलझे रहेंगे, एंगेज करते रहेंगे। यानी गोरिल्ला वॉरफेयर में जीतना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसे ही टैक्टिक्स नज़र आती है जैसे कि वियतनाम में वियतनामीज़ ने अमेरिका के खिलाफ की थी। इसलिए अमेरिकन फोर्सेस इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात ये कि ये भी है कि वो उससे बहुत उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, यानी इसके नतायज जो हैं इस जंग के बहुत दूर तक जाते हुए नजर आते हैं। और ये भी है कि इजराइल के अंदर पहले हम बात कर लें कि क्या इजराइल भी ये चाहता है कि वहां के ऊपर अधिकतर लोगों का मानना ये है कि नेतन्याहू बिल्कुल फेल हो गए हैं और ये हमास को नहीं खत्म कर सकते। हालांकि इजराइल की जनता अधिकतर ये चाहती है कि हमास का हमेशा के लिए सफाया हो और इसलिए वो जनता की डिमांड है कि नेतन्याहू को फौरन बदला जाए, वहां पे नए इलेक्शन किए जाए। अमेरिकन भी नेतन्याहू जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं उनसे बिल्कुल खुश नजर नहीं आते। ये लड़ाई बहुत जमाने से चल रही है। हालांकि ये पर्सनल रिश्ते उनके भले जैसे भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इससे पहले जब ओबामा की थी तब भी रिश्ते इसराइल से अच्छे नहीं थे और अब बिल्कुल भी नहीं। वो डेमोक्रेटिक से उनके बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये 6 महीने तक जंग चलती रही और उसमें ये है कि अगला प्रेसिडेंटल इलेक्शन नवंबर में होगा, उसके बाद ट्रंप जीत के आ जाएंगे तो पूरी सपोर्ट उनको हासिल हो जाएगी। हालांकि अमेरिका में होता वही है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहता है, पॉलिसी बदलती नहीं है। प्रेसिडेंट के बदलने से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ट्रंप ने इतनी जो कंसेशंस दी थी वो अमेरिका का प्लान रहा होगा कि इजराइल को वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का, कि उनको दे दी जाएंगे कंसेशंस। जैसे कि उन्हीं ने बहुत सी दी थी। उन्हीं ने कह दिया था कि जेरूसलम यूनाइटेड कैपिटल है इजराइल का, सेटलमेंट को मान लिया था, गोलान हाइट्स को मान लिया था और बहुत सी बातें। जूइश स्टेट भी एक्सेप्ट हो गई है पहले। तो ये रिपोर्ट जो है का मानना यह है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि इनकी कैबिनेट में भी डिवीजन नजर आता है, इसलिए कि हम देख रहे हैं बेनी गैंट्स जो उनके एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, वो पहले भी थे, वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं, वो अभी अमेरिका गए थे और अमेरिका जाके उन्हीं ने वहाँ के बहुत हाई ऑफिशियल्स यानी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के ऑफिशियल्स और फिर उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन सब लोगों से बातचीत की। तभी ये लग रहा था कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। हमने इससे पहले वाले एक एपिसोड में इस बात को कहा था कि दिन इनके पूरे हो गए। हुकूमत अगर अमेरिका किसी चीज पे राजी न हो तो इजराइल कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर अमेरिका चाहे कि जंग रुक जाए तो रुक जाएगी, अमेरिका चाहे कि इस कोलिशन टूट जाए या नई सरकार आए तो वो टूट जाएगी, क्योंकि इजराइल इतना ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर कि कोई हद। और अमेरिका कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे इजराइल को क्षति पहुंचे, कोई भी गवर्नमेंट हो। अमेरिका का मानना यह है कि इजराइल के हित में बेहतर यह है कि ये गवर्नमेंट बदल जाए और अमेरिका के हित में भी यही अच्छा होगा। इसी की इसके वार के चलते हुए, इस युद्ध के चलते हुए अमेरिका की भी रेपुटेशन जो पश्चिमी एशिया उसमें या और इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत नीचे हो गई और कम हो गई है। लगातार वैसे भी कम होती हुई नजर आती है, लेकिन इस वार ने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। यही नहीं बल्कि जो उसके मित्र देश हैं, जहाँ पे फ्रेंडली रिजीम्स हैं, उनको भी खतरा लगने लगा है, उनका भी प्रेशर है, खासतौर से जॉर्डन और इजिप्ट।
इजिप्ट में डर इस बात का है कि कहीं दोबारा से अपराइजिंग ना हो जाए या कहीं पैलेस कू ना हो जाए कि कोई दूसरा जनरल आ जाए इनको हटा दे और वो नेशनलिस्ट लाइन ले ले। इस वक्त ट्रेंड भी नेशनलिज्म का है, वहां पे इस्लामिज्म का डिक्लाइन दिखाई देता है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी सऊदी नेशनलिज्म को प्रमोट करने की शुरुआत कर दी है और जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें थी उनको थोड़ा सा सख्तियां उनके ऊपर होने लगी हैं वहां के ऊपर। तो एक नया माहौल बन रहा है। दूसरे ये कि इस्लामिक ताकतें बुरी तरीके से फेल हो गई, वो जितनी भी थी जिन्होंने बनाया था वो खिलाफत कायम की थी बगदाद में, बगदादी को भागना पड़ा और बाद में मारे गए। तालिबान ने जो हुकूमत सेटअप की उससे मुसलमान भी खुश नजर नहीं आते कि उस तरह की हुकूमत कोई चाहेगा कि किसी भी मुल्क में बने। तो इनका पीक पूरा हो चुका है। तो ये खतरा भी है इन दो हुकूमत को। इसके अलावा ये भी है कि डर इस बात का है कि कहीं अरब अपराइजिंग, अरब स्प्रिंग दोबारा से ना आ जाए, तमाम देशों में डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाए और बाद में वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो यूएस का ने लगता है कि ये एबेनिगेंट्स को ये इजाजत दे दी है कि नए इलेक्शन। अब अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो वहाँ का रूलिंग मेथड है, यानी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वहाँ पे, वो है कोलिशन बेस। रिप्रेजेंटेशन होता है, पार्टी को वोट पड़ता है, उसके हिसाब से लिस्ट जारी कर दी जाती है, उसके हिसाब से हर पार्टी अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ये। वोट के हिसाब से उनको उस प्रोपोर्शन में सीट मिल जाती है। अब ये है कि उसमें जो भी गवर्नमेंट बनती है तो उसके अंदर वो जो सरकार होती है वो फार राइट पार्टीज, यानी जो बहुत राइटिस्ट हैं, अल्ट्रा राइटिस्ट जिनको कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो बहुत जेलेट्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए, उनको उनकी मदद के बगैर कोई गवर्नमेंट चल नहीं पाती। और ये उन्हीं ने सिस्टम इसलिए बनाया था कि इस सिस्टम के तहत न तो इजराइल पीस टॉक्स में शामिल हो सकता है, अगर शामिल भी हो जाता है तो वो चला नहीं सकता, पूरा नहीं कर सकता। यानी 2 स्टेट जो सोल्यूशन है वो नहीं पॉसिबल हो सकता, इसलिए कि उसको मान्यता कैबिनेट से ही नहीं मिलेगी और इजरायली जनता भी नहीं चाहती। यानी उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेटर इजराइल बनाने का है। तो ये सिस्टम जो बनाया है उन्हीं ने ग्रेटर इजराइल को बनाने में सफल करता है। और वो ये चाहते हैं कि वहां पे और पैलेस्टीनियन को हटा के वहां पे ये बनाने का प्रोग्राम, यानी गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पे पूरी तरीके से इनका कब्जा हो, पैलेस्टीनियन को वहां से निकाल बाहर किया। ये इस तरह से बनी है। तो ये समझ लीजिए कि अगर नई गवर्नमेंट आती है तो भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। देखना ये कि कैसे गवर्नमेंट होगी। नेतन्याहू के दिन पूरे होते हुए नजर जरूर आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका को इस बात का खतरा है कि कहीं लंबी जंग चली, एक इकोनॉमिक बर्डन भी उसके ऊपर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा ऐसे वक्त में, जबकि उसकी इकोनॉमी मंदी के दौर मतलब पीक पे नहीं है, नीचे है, डिक्लाइन, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, नौकरियों की भी प्रॉब्लम है, तंगी है वहां के ऊपर, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, छोटे बैंक्स भी फेल हो रहे हैं, $34 ट्रिलियन का उनके ऊपर उधार है और वो हर तीसरे महीने $100 बिलियन, $1 ट्रिलियन उनको बैंक लोन लेना पड़ता है अपनी पब्लिक से या फेडरल बैंक जो वो देते हैं, बॉन्ड्स होते हैं उनको सेल करते हैं। तो ये हालात ठीक नहीं कि 2 बार सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि जंग से खतरा सभी को है, फैलने का डर है पूरे क्षेत्र में। इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ईरान और ईरान के समर्थक जो जिन्होंने ऑलरेडी फैला दी है इस जंग को, हुती रेबल और ये सब जितने हैं, शिया हुती रेबल, शिया मलेशिया वहां पे इराक के अंदर जो है, और फिर उसके अलावा हिजबुल्लाह सीरिया के अंदर बहुत से ग्रुप्स हैं जो ये कहलाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये ग्रुप जितना है ये लगातार पैलेस्टीनियन की सॉलिडारिटी में अटैक भी कर रहा है। हुतीज ने रेड सी के ऊपर की जो शिपिंग है, कमर्शियल शिपिंग, उसको डिसरप्ट कर रखा है, जिससे इजिप्ट का भी बहुत लॉस हो रहा है। इजिप्ट का फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है क्योंकि शिप्स जो हैं अब ज्यादातर घूम के जा रहे हैं,
केप ऑफ गुड होप होते हुए, यानी साउथ अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए यूरोप जा रहे हैं। सामान की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें इस कारण बढ़ती हुई नजर आती, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा हो गया है शिपिंग का, ये सारी समस्याएं आ रही। दूसरी तरफ ये भी है कि सीक्रेट बातचीत भी अमेरिकन ने वहां पे ईरानियन से की ओमान के अंदर, मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। वो चाहते थे कि ईरान जो है उनके ऊपर प्रेशर डाले, हूथियों के ऊपर। ईरान ने कहा कि हमारा उनके साथ धार्मिक संगठन है, यानी हमारा धार्मिक रिश्ते हैं उनके साथ, हूती हो या शिया रेबल हो, ये अलग अलग फोर्सेस है। और दूसरी बात ये कि हमारी वो सुनेंगे भी नहीं, जाहिर सी बात है। और ये है कि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है, तो वो भी कोऑपरेशन नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि अगर एक चीज और अमेरिका के सामने एक समस्या और बड़ी खड़ी हो गई है, ब्रिक्स का बनना। ब्रिक्स में लगातार देश ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, 6 और देशों ने ज्वाइन कर लिया, जिसमें अरब के भी 2 देश हैं, जिसके अंदर के 2 से ज्यादा हैं बल्कि। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया और यूएई भी है, और सऊदी अरेबिया ने भी पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं किया, मगर इच्छुक नजर आता है, उसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर है कि वो ज्वाइन ना करे। फिर ये भी है कि ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, ब्रिक्स अपने बैंक की बात कर रहा है, ब्रिक्स चाहता है कि देश जो है वो आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील पहले था, इन सब आपस में ट्रेड करने लगे हैं लोकल करेंसीज के अंदर। ये मुश्किल काम है, और ये है कि अगर ऐसा हो जाता है, कोई सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो अमेरिकन बैंक स्विफ्ट सिस्टम है जिससे ग्लोबल बैंकिंग चलती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो फिर फेल हो जाएगा, उसकी इतनी महिमा नहीं रहेगी डॉलर के प्राइस में। तो अमेरिकन नहीं चाहते कि ये जंग आगे बढ़े। अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फिर ये भी है कि इनका रमजान जो है वो शुरू हो चुका है, वार बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इससे गुस्सा और अरबों के अंदर और मुस्लिम देशों में मुसलमानों के ऊपर लगकर गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पता नहीं चलता मुसलमान देशों के में कितना एंगर है, इसलिए कि इन सभी जगहों पे अधिकतर मुस्लिम कंट्रीज में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, न रूल ऑफ लॉ है उनके यहाँ, तो इस्लामिक रिजीम्स हैं, ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं। ज्यादातर जो है वो इस्लाम के नाम पे काम रूल करती हैं, और कुछ रिजीम ऐसी हैं जो सेकुलर हैं, जैसे इजिप्ट की है, सीरिया की है, लेकिन है सब तानाशाह। बहुत कम देशों में डेमोक्रेटिक रूल्स आपको नजर आएगा, जहां था भी तो वहां खत्म करके दोबारा से तानाशाह के बैठ गए हैं। बहुत सी जगहों पे सिविल वॉर भी चल रही है, कहीं आपस में लड़ाइयाँ, आर्मी आर्मी में लड़ाई चल रही है सूडान में। इस तरीके से हालात बहुत खराब है, और अगर रमजान में कहीं कुछ हुआ, प्रॉब्लम आ गई, तो और अमेरिका के लिए और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसको मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होगा। अब ये देखना है कि वहां के ऊपर जो कैम है उसमें बेन गवीर जो है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर जो है वो मानने के नहीं, वो चाहते हैं कि जंग चलती रहे। और स्ट्रोमिश जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी कहते हैं कि हमस का खात्मा होना चाहिए और उसको खाली करा देना चाहिए, गाजा को इन लोगों से एक्सपेल करिए, और इन लोगों को एक नया शहर सिनाई पेनिनसुला में, जो कि इजिप्ट के अंदर है, मिला हुआ है इजिप्ट, उससे वहां बसाने की बात करते हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है। इसी की इजराइल, अभी तक तो नेतन्याहू ने अमेरिका की कोई बात नहीं मानी। नेतन्याहू बहुत कॉन्फिडेंट है, इसराइली भी बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए कि इसराइल की लॉबी जो है वो अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, और वो चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो या पेंटागन हो या एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, उन सब में उनका बहुत ग्रिप है। और ये ज्यूइश लॉबी जो है ये पूरी तरीके से इजराइल, हालांकि इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इसलिए कि अमेरिका के अंदर स्वयं वार को लेके और यूरोप के अंदर भी वार को लेके बहुत वो है, कंसर्न है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, यूथ बहुत खिलाफ होता जा रहा है इजराइल के, लोग बहुत हैं, औरतें बहुत सड़क पे आ गई हैं, तो वो उनके फेवर में नहीं है। और फिर उसके अलावा जो जूइश कम्युनिटी बड़ी संख्या में वहां पे रहती है, उसको लग रहा है कि एंटी सेमेटिक यानी एंटी जूइश, जिसके मतलब ये है कि एंटी जूइश सेंटिमेंट
बढ़ते हुए नजर उसको आ रहे हैं। ये खतरे की बात है। उसके लिए भी स्वयं वो लोग भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि जंग रुकनी चाहिए। इजराइल के अंदर भी मतलब जूश कम्युनिटी में भी एक कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जंग ज्यादा चली तो, हालांकि वो इजराइल के पक्ष में है पूरी तरीके से, वो भी चाहते हैं कि इजराइल अमन शांति से रहे, प्रोग्रेस करे, डेवलप करे, इजराइल के रिश्ते अमेरिका के साथ बने रहे, इजराइल जो रोल करता है वो करता रहे। मगर ये कि इस युद्ध से उनको भी डर लगने लगा। आप लोग को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, देखना अब खबरें आती हैं कि क्या ये गवर्नमेंट टॉपल होती है। इसको सपोर्ट कुछ ग्रुप्स जो जो अपने को लिबरल कहते हैं, जो वहां पे आप नेतन्याहू जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, ये सेंट्रिस्ट कहलाते हैं वहां पे। हालांकि सब जंग के फेवर में है। बड़ी मुश्किल ये है कि कौन सेंट्रिस्ट है, कौन फार राइट है, कौन फार लेफ्ट है, कौन लेफ्टिस्ट है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। हालांकि पश्चिमी मीडिया इसी तरीके से लिखता है, उनको किसी को कोई जेलेट नहीं लिखता कि कोई ये बहुत आतंकवादी है जो आतंक फैला रखा है इन्हीं ने उसके अंदर, गाजा के अंदर, उसकी कोई बात न वहां का मीडिया करता है, न वहां की गवर्नमेंट करती है, न वहां की न्यूज एजेंसीज करती हैं। इसीलिए उनके खिलाफ भी डिमॉन्स्ट्रेशन, चाहे न्यूयॉर्क टाइम हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, उन ऑफिस में भी बच्चे, लड़के लड़कियां जाके डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सेनेट के अंदर भी लगातार प्रेसिडेंट बिन जो है बाइडेन जहां भी स्पीच देते हैं वहां पे लड़के पहुंच जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं, उनके खिलाफ नारे भी लगा। हमको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लगता है ऐसा कि अब ये हुकूमत, अगर अमेरिका राजी नहीं है तो मुश्किल है इस हुकूमत का चलना। आज के इस पॉडकास्ट में इतनी बात जल्दी लेके आएंगे आपके सामने। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। अपने कमेंट्स आप जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है आगे बोलने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।